हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे क्या था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि क्यों रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को लाया गया था और क्यों इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, क्या थे इसके प्रोविजंस और क्या थी इसकी ड्रॉबैक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट स्टेप था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इस एक्ट से फर्स्ट टाइम कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया था। रेगुलेटिंग एक्ट को लाए जाने का मेन कारण ये था कि कंपनी बैंकरप्ट हो रही थी और इसी वजह से गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना पड़ा। 1773 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। यहाँ पे ये फैक्ट जान ले कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक मोनोपोली ट्रेडिंग कंपनी थी इन इंडिया एंड द ईस्ट और इसीलिए कई इन्फ्लुएंशियल पीपल इस कंपनी में शेयर होल्डर्स थे और इसी वजह से ब्रिटेन के लिए ये कंपनी काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। कंपनी इस मोनोपोली को मेंटेन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को 4 लाख पाउंड्स ईयरली पे करती थी, लेकिन 1773 तक आते आते कंपनी इस ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पा रही थी। इनफैक्ट कंपनी के फाइनेंसेस इतने ख़राब हो गए थे कि उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन मांगना पड़ा और इसी वजह से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ को लगा कि कंपनी के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है ऑन हाउ टू रन दी एडमिनिस्ट्रेशन और इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट का कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थ्रू द रेगुलेटिंग एक्ट। आइए अब जानते हैं कि इस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से क्यों जाना जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट ने फर्स्ट टाइम एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंपनी इन इंडिया। रेगुलेटिंग एक्ट एक बिगिनिंग थी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल्स ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इन इंडिया। रेगुलेटिंग एक्ट ने ये भी इस्टेब्लिश कर दिया कि कंपनी के रूल के अंदर जो भी एरियाज हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी का प्राइवेट अफेयर नहीं है। इनफैक्ट रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया। इस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट किया लेकिन उसको टेक ओवर नहीं किया। आइए अब जानते हैं उन रीजंस को जिनकी वजह से कंपनी बैंकरप्ट हो रही थी। सबसे पहला रीज़न था करप्शन अमंग द कंपनी ऑफिशियल्स। कंपनी के ऑफिशियल्स प्राइवेट ट्रेड में एंगेज हो चुके थे। जैसा कि हमने आपको डुअल सिस्टम ऑफ बंगाल वाली लेक्चर में भी बताया था कि कंपनी के ऑफिशियल्स प्राइवेट ट्रेड में इतने लिप्त हो चुके थे कि वो तो मालामाल हो रहे थे लेकिन कंपनी कंगाल हो रही थी। कंपनी के बैंकरप्ट होने का दूसरा मेन कारण था बंगाल फेमिन ऑफ 1769, जिसमें लगभग 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल डाइड और इस फेमिन का डायरेक्ट असर पड़ा कंपनी के रेवेन्यू पर। कंपनी के बैंकरप्ट होने का तीसरा बड़ा रीज़न था एंग्लो मैसूर वॉर ऑफ 1769, जिसमें हैदर अली ने कंपनी को डिफीट कर दिया था। इन वॉर एक्सपेंसेस के कारण कंपनी के रेवेन्यूज पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। बैंकरप्सी का फोर्थ रीज़न था डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में सेटअप किया था। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या था और इसके क्या प्रोविजंस थे, इस पर हमने सेपरेट लेक्चर्स बनाए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उनको एक बार देख लें। कंपनी के बैंकरप्ट होने का फिफ्थ और सबसे बड़ा रीज़न था लॉस ऑफ टी सेल्स टू अमेरिका सिंस 1768। 1768 में क्या हुआ कि डच को अमेरिकन मार्केट की एक्सेस मिल गई और इस वजह से डच अमेरिकन मार्केट में टी सप्लाई करने लगे। इनफैक्ट 1772 तक आते आते 85% टी सेल्स डच द्वारा की जाती थी। हालात यहाँ तक आ गए कि 15 मिलियन पाउंड्स ऑफ टी ब्रिटिश वेयर हाउसेस में सड़ रही थी। आइए अब जानते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजंस। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसमें रेगुलेटिंग एक्ट ने कुछ चेंजेस किए या नहीं। तो जहाँ तक ट्रेड मोनोपोली की बात है तो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को मेंटेन किया गया, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। आइए अब जानते हैं कि कंपनी के कंट्रोल को लेकर इस एक्ट में क्या चेंजेस किए गए। रेगुलेटिंग एक्ट ने कंपनी को उसके फॉर्मर पोजीशंस और पावर्स इन इंडिया को मेंटेन करने दिया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए कई चेंजेस किए। कंपनी का कंट्रोल अभी भी कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही था,
लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए ये कहा गया कि कंपनी के डायरेक्टर्स 4 साल के लिए इलेक्ट किए जाएंगे और हर साल 1/4 उनमें से रिटायर कर दिए जाएंगे और ये रिटायर्ड डायरेक्टर्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। इसी के साथ ये भी कहा गया कि पार्लियामेंट का कंट्रोल कंपनी के ऊपर मेंटेन करने के लिए ये डायरेक्टर सबमिट करेंगे ऑल सिविल एंड मिलिट्री कॉरस्पॉन्डेंस जो कि इंडियन अथॉरिटीज़ की होती हैं टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंग्लैंड। ऐसे ही इंडिया से होने वाले रिवेन्यू को लेकर सारी कॉरस्पॉन्डेंस को ब्रिटिश ट्रेजरी में फाइल करना जरूरी होगा। थर्ड मेजर चेंज वॉज टू प्रिवेंट करप्शन इन द कंपनी और करप्शन को कंट्रोल करने के लिए कंपनी के सर्वेंट्स को प्राइवेट ट्रेड, ब्राइब्स या गिफ्ट्स एक्सेप्ट करने पर भी रोक लगा दी गई। तो दोस्तों यहाँ एंड करेंगे हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और साथ ही हम जानेंगे इस एक्ट के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पे कि हम फ्री PDF और फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।